हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये सेकंड पार्ट है अमेंडमेंट्स का, SLCM ओल्ड सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लेन रेजोल्यूशन स्कोर्स प्लेटफॉर्म का जो पूरा मास्टर सर्कुलर था जो रिप्लेस हुआ था वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ वो है LODR। मेनली मैं सिर्फ LODR ही पढ़ाऊंगा। छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में हैं और इंटरमीडिएट्स में भी माइनर है। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, कुछ खास मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं फोकस करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें मुझे लगता है कि भाई एग्जाम में इसका सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आई विल फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो LODR हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो 6 मंथ्स का जो हमारा रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हम देख रहे हैं, पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो वो रेलेवेंट अमेंडमेंट्स मैं आपको बता देता हूं कहां से हैं हमारे। ठीक है, यहां से 1 जून 2023 से लेके 30 नवंबर 2023। ठीक है, ये आपका रेलेवेंट अमेंडमेंट्स का पीरियड है। तो यहां से आपके रेलेवेंट अमेंडमेंट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो अच्छा खासा अमेंडमेंट है LODR में। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 14 जून 2023 से ये अमेंडमेंट नोटिफाई हो चुका है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं। पहला एक डेफिनेशन ऐड हुआ है क्योंकि उसको यूज किया गया, इस टर्म को आगे यूज किया गया है, तो इसको डिफाइन किया गया है पहले कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या क्या आएगा। ठीक है, मतलब जो नया लॉ आया है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ भी अगर आपके कंपनी के बारे में आता है जो इंपॉर्टेंट है, प्राइस सेंसिटिव है, या जो क्या बोल सकते हैं मटेरियल है, तो उसको आपको कंफर्म या डिनाई करना होता है कि ये जो न्यूज में आ रहा है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो वो एक नया कंसेप्ट इन्होंने लाया है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, तो वहां पे डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा कि यार इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे पता करेंगे कि कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, काफी टेक्निकल है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सारे जो अथॉरिटीज इसमें दिए हुए हैं वो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, वो टेक्निकल है, उसी फील्ड से रिलेटेड रेगुलेटर्स और अथॉरिटीज हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कौन कौन आएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया शैल इंक्लूड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, दोनों आते हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आते हैं। कौन कौन से, जो रजिस्टर्ड है, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, मतलब रजिस्ट्रार, जैसे हर फील्ड में रजिस्ट्रार्स होते हैं, कंपनीज में भी होते हैं, वैसे ही इनकी फील्ड में भी रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर्ड है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में काउंट होंगे। फिर है न्यूज चैनल्स। ठीक है, देखो वर्ड बदलते जा रहा है, सबके अथॉरिटीज अलग अलग हैं। ठीक है, पहला जो था वो न्यूज पेपर के लिए था, सेकंड जो है वो न्यूज चैनल के लिए है, दोनों अलग अलग है ना भाई। ठीक है, तो न्यूज चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया में कब आएगा, परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये तो आपने सुना होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो न्यूज चैनल जो मिनिस्ट्री में जिन्होंने परमिशन लेके न्यूज चैनल जो चला रहे हैं वो सब मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे। फिर एक कंटेंट पब्लिश्ड बाय, कंटेंट पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट एज डिफाइंड अंडर द रूल्स। ठीक है, तो जो भी कंटेंट इस रूल के हिसाब से पब्लिश होगा वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया का कंटेंट है ऐसा माना जाएगा। अब ये सब गाइडलाइंस, ठीक है, आप नहीं समझ पाओगे, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, कुछ याद वैसे भी आपको रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, मतलब नाम ख्याल में आता है तो ठीक है। कंटेंट पब्लिश बाय द पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट। ठीक है, कंटेंट पब्लिश्ड बाय पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आएगा। और फिर है कॉमन चीजें दी है, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल और न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट सिमिलरली रजिस्टर्ड or permitted or regulated by, as a case may be, in the jurisdiction outside India.
सेम पैटर्न में आउटसाइड इंडिया भी लॉ होंगे, वहां पे भी कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, वहां पे भी रजिस्ट्रार होंगे, न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए, कंटेंट के लिए। तो करस्पॉन्डिंग लॉ में वहां पे भी जो रजिस्टर्ड होंगे और जो फिर इंडिया में आके न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, फॉरेन चैनल्स एंड फॉरेन न्यूज़पेपर्स जो भी होंगे जो इंडिया में काम कर रहे हैं पर अपने कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 4 क्लॉज डाले गए हैं। ठीक है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है। चलो बढ़े आगे। तो एक न्यूज़पेपर के लिए है, एक न्यूज़ चैनल के लिए है, एक कंटेंट के लिए, ये सब इंडिया वाले, और इन तीनों का करस्पॉन्डिंग जो आउटसाइड इंडिया में होगा उसको भी यहां पे कवर किया गया। ठीक है, तो सिंपल 4 क्लॉज का डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन 6, जो आपका रेगुलेशन है कंप्लायंस ऑफिसर। याद होगा आपको सबको, सबसे खास रेगुलेशन होगा हर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट के लिए। तो कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का जो क्लॉज आता है रेगुलेशन 6, उसमें वैकेंसी के बारे में नहीं लिखा था। ठीक है, काफी चीजें साइलेंट थी, तो वहां पे अब लॉ लाया गया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, तो वैकेंसी अगर क्रिएट होती है इन द ऑफिस ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, रिजाइन कर दिया या आपने उनको निकाल दिया या डेथ हो गई, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, इनकेपेसिटी या कोई भी चीज की वजह से अगर उसका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, तो वो वैकेंसी कंपनी कैसे फिल करेगी उसके बारे में नया रूल ऐड हुआ है। ये पहले नहीं था। ठीक है, इंसर्ट हुआ है, ध्यान देना। तो वैकेंसी अगर आती है कंप्लायंस ऑफिसर के ऑफिस में, तो कंपनी, लिस्टेड कंपनी उसको कैसे फिल करेगी। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी फिल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो सके आपको फटाफट कोशिश करनी है कि आपको वैकेंसी फिल करनी है, लेकिन उसकी एक डेडलाइन देनी पड़ती है। एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। ठीक है, एक टाइम लिमिट डाल दी कि 3 महीने के अंदर तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वही नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज, ठीक है, वो सब आगे का चलते रहेगा। तो 3 महीने मैक्सिमम टाइम आपको वैकेंसी फिल करने के लिए दिया है, जो अभी तक नहीं था। ठीक है, अब एक दिया गया है कि, ध्यान दो क्या है, एक एक्सेप्शन प्रोविजो दिया है। हाउएवर द लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट, ठीक है, प्रोविजो हमेशा उल्टा होता है, एक्सेप्शन होता है, तो इसलिए लिखा है लिस्टेड एंटिटी शेल नॉट फिल, ऊपर लिखा है शेल फिल, तो उसका उल्टा शेल नॉट फिल। कब? शेल नॉट फिल सच वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन इन द इंटरिम कैपेसिटी। ऑब्वियसली आप वैकेंसी में किसी को फिल कर रहे हो तो वो उसको इंटरिम कैपेसिटी कहेंगे, फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इंटरिम कैपेसिटी फॉर द टाइम बिंग, रिमेनिंग टर्म सर्व करने के लिए आप उसको अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा अपॉइंट मत करो अनलेस सच अपॉइंटमेंट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अप्लीकेबल इन केस ऑफ फ्रेश अपॉइंटमेंट टू सच ऑफिस। मतलब इन्होंने कहा है कि जो फ्रेश अपॉइंटमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, फाइलिंग्स होती हैं, सेम रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, फाइलिंग्स आपको इस इंटरिम वैकेंसी के लिए भी फॉलो करना है। अगर आप वो फ्रेश अपॉइंटमेंट के रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप मतलब मत करो, मतलब आप नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली कॉपी पेस्ट किया गया है, फ्रेश अपॉइंटमेंट के जो भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स हैं वो ही इंटरिम वैकेंसी को फिल करने के लिए यूज करने। ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। अनलेस सच अपॉइंटमेंट इज मेड in accordance with the law applicable in the case of fresh appointment to such office and obligations under such law are made applicable to such person। ठीक है, मतलब फ्रेश पर्सन के तरह ही रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, ऑब्लिगेशन सब होंगी, तो कुछ खास नहीं है। तो मतलब इजी वे में भी लिख सकते थे, पर ठीक है, काफी बच्चों को ये मलाल रहता है कि लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लेते। ठीक है, तो ऐसा ही है, सबका एक स्टाइल होता है ना, ये लॉ मेकर्स का स्टाइल है। ठीक है, तो स्टाइल समझ के कर लो। तो बेसिक क्लॉज क्या है, सिंपल है, एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब है 17 रेगुलेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे बड़ा रेगुलेशन, उसमें 1D ऐड हुआ है। ठीक है, नया क्लॉज है, ऐड हुआ है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये अलग ही क्लॉज आया है। अब ये काफी कंफ्यूज करेगा और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्टली आपको नहीं ही समझेगा, क्योंकि इसमें कंपनी लॉ का बहुत डीप कनेक्शन है।
कंपनी लॉ अगर आपको आता होगा तो शायद थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाए, बट कंपनी लॉ अगर आप भूल गए हो और आपको अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर से ही जाएगा और मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा डायरेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, रोटेशन क्या, कौन से टाइप के डायरेक्टर में कैसा टर्म होता है, ये वो इतना डिटेल में शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और जब भी मैंने देखा है कि मैं बहुत रूट से पढ़ाता हूं तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो इट डजंट हेल्प। तो जितना यहां लिखा है मैं उतना फोकस करूंगा पढ़ाने पे, ध्यान दो। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि काफी 2-3 अमेंडमेंट सिमिलर आए हैं जो साइलेंट थे, चल रहा था बैकग्राउंड में, बट लॉ में लिखा नहीं था, अब उन्होंने लॉ में लिख दिया है। बस एक मतलब ऐसा समझ लो साइलेंट पॉइंट था, तो साइलेंट पॉइंट में अलग अलग लोग अलग अलग चीज कर सकते हैं, ओपन होता है वो, तो वो ऐसा ना हो इसलिए एक रूल डाल के ये कर दिया, ऐड कर दिया है। तो क्या बोलता है एक एक करके समझते हैं इसको। तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024, ठीक है, नोटिफाई पहले हो गया है पर एप्लीकेबिलिटी फ्यूचर में है। 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, continuation of a director serving on the board of directors of a listed company shall be subject to the approval of shareholders in a general meeting at least once in every 5 years. अपॉइंट तो वो शेयरहोल्डर्स के अप्रूवल से ही होते हैं, अलग अलग टाइप के डायरेक्टर होते हैं, वही कह रहा हूं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, कुछ मोस्टली शेयरहोल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, पर आपने देखा होगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ये वो कुछ टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड को भी पावर होते हैं अपॉइंट करने के। तो कोई भी डायरेक्टर है, ठीक है, साफ ओपन क्लॉज है, कोई भी डायरेक्टर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सर्व कर रहा है, 5 साल में कम से कम एक बार शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब वैलिडेशन, एक टाइप का एक वैलिडेशन है कि 5 साल में एक बार शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल, यानी कॉन्फिडेंस मोशन की तरह है। 5 साल की सरकार है, अपॉइंट हो गई, अब चलेगी, ऐसा नहीं है, उसमें अभी भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो उसके लिए ये डाला गया है, ठीक है, कि आपने अपॉइंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, टर्म हो सकता है लंबा भी हो, बट 5 साल में एक बार मिनिमम आपको एक बार उसका वैलिडेशन लेना पड़ेगा, शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल पास करना पड़ेगा फॉर कंटिन्यूएशन, नॉट फॉर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का तो पास हो गया है ना, कंटिन्यूएशन या उसका अगर रीअपॉइंटमेंट ड्यू है तो रीअपॉइंटमेंट का अप्रूवल लो, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है, ध्यान दो, क्लियर है। शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल by the shareholders in general meeting once in every 5 years from the date of their appointment और रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, अभी हाल ही में रीअपॉइंटमेंट हुआ है तो रीअपॉइंटमेंट से 5 साल देखा जाएगा, जो भी रिसेंटली हुआ है, नया नया डायरेक्टर था तो डायरेक्ट अपॉइंट हुआ होगा, बहुत पुराना डायरेक्टर है 2-3 बार रीअपॉइंट हो गया है तो रीअपॉइंटमेंट की डेट देखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट 5 साल देखेंगे और 5 साल में एक बार आपको शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल उनका लेना है। However, अब एग्जिस्टिंग वालों का क्या होगा, ट्रांजिशनल प्रोविजन जिनको आप कहते हो, कि जो नए डायरेक्टर अभी अपॉइंट होंगे फ्रॉम 1/4/2024 उन पे तो बाय डिफॉल्ट ये रूल अप्लाई हो ही जाएगा, पर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनका क्या, एग्जिस्टिंग वालों का क्या, ठीक है, 1/4/2024 के बाद तो सॉर्टेड है, अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल उठता है जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स हैं जिनके अभी 5 साल नहीं हुए, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग डायरेक्टर्स काम कर रहे होंगे, तो उन पे ये क्लॉज कैसे अप्लाई होगा, ट्रांजिशन प्रोविजन कैसे होगी, तो वो दिया हुआ है। हाउएवर, कंटिन्यूएशन, वर्ड्स पे ध्यान दो, कंटिन्यूएशन ऑफ द डायरेक्टर्स सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी एज ऑन 31 मार्च 2024, यानी आउटस्टैंडिंग जो डायरेक्टर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं अभी इस रूल के आने के वक्त, उसके पहले, उन पे ये रूल कैसे अप्लाई होगा, विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स फॉर द लास्ट 5 years और मोर शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। मतलब 31 मार्च 2024 को हमको चेक करना पड़ेगा कि जो भी डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं उनको कितना समय हुआ है, किसी को 1 साल हुआ होगा, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5 या किसी को 5 के भी ऊपर हुआ होगा। तो इन्होंने एक लॉट निकाला है, 5 या उससे ज्यादा साल जिनको हो चुके हैं एज ऑन 31 मार्च 2024,
वो लोग अब कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप उनका अप्रूवल नहीं लेते, क्योंकि उनको 5 साल हो गए ना, तो उनपे ये रूल अब भी के अब भी अप्लाई हो जाएगा। और जिनके 5 साल अभी नहीं हुए हैं, फ्यूचर में कंप्लीट होंगे, तो फ्यूचर में तो अप्लाई हो ही जाएगा, 1424 के बाद तो अप्लाई हो ही जाएगा ना। पर जिनको 5 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको तुरंत अप्रूवल लेके कंटिन्यूएशन के लिए उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? इन द फर्स्ट जनरल मीटिंग हेल्ड आफ्टर 31 मार्च 2024। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिशनल प्रोविजन। कुछ समझ में आया क्या? कौन से डायरेक्टर्स पे अप्लाई होगा? कोई भी डायरेक्टर, कोई भी टाइप का डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सर्व कर रहा है, जिसको 31 मार्च 2024 पे 5 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट जब भी उसका लास्ट हुआ था 5 साल हो चुके हैं, तो उसको अब ये डेट के बाद जो भी पहली जनरल मीटिंग होगी, एजीएम या ईजीएम, कोई भी टाइप की जनरल मीटिंग जो पहली पहली होगी, उसमें ही उनको उनके कंटिन्यूएशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजंस पे नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, पास्ट में देखा गया है कि ट्रांजिशनल प्रोविजन डेट कट टू कट वाले पे नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, यहां से अब कंफ्यूजन चालू होगा। यहां तक ठीक था, ओके था, यहां से अब कंफ्यूजन चालू होगा। ध्यान दो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन शेल नॉट अप्लाई। ठीक है, ये भी प्रोविजो है, एक्सेप्शन है। शेल नॉट अप्लाई, शेल नॉट एप्लीकेबल टू WTD, MD और M और ID। ठीक है, ध्यान दो, WTD, MD, M, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर रिटायरिंग अंडर। ठीक है, यहां से अब कंपनी लॉ का कनेक्शन आएगा। ठीक है, जो रिटायर होते हैं बाय रोटेशन। ठीक है, रोटेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, 152 याद आ रहा है कुछ? तो वो डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, रोटेशनल डायरेक्टर्स जिनको आप कहते हो, जो लाइबल हैं टू रिटायर फॉर बाय रोटेशन। ठीक है, ये सारे लोग इसमें आ गए, तो ये सब पे ये अप्लाई नहीं होगा if the approval of the shareholders for the appointment or continuation of the aforesaid directors or manager is otherwise provided for by the provisions of these regulations or Companies Act has been complied with। मतलब ऑलरेडी कोई और प्रोविजन के चलते आपने ऑलरेडी ये अप्रूवल लिया हुआ है, तो वो अप्रूवल ही चल जाएगा। आपको डबल से इस क्लॉज के वजह से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब एक हल्का सा रिलैक्सेशन है, जेन्युइन रिलैक्सेशन है कि इन डायरेक्टर्स के लिए आपने ऑलरेडी कोई शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, इस रेगुलेशंस LODR रेगुलेशंस के तहत किया होगा या इवन आपने कंपनीज एक्ट के तहत किया होगा, और अगर आपने वो कंप्लाई किया है तो चल जाएगा। उसी रेजोल्यूशन को ये कंटिन्यूएशन का रेजोल्यूशन माना जाएगा। आपको डबल से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो सिंपल सा एक्सक्लूजन का क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ और डायरेक्टर्स हटाए गए हैं जिन पे ये 5 साल में एक बार का रूल अप्लाई नहीं होगा। अब मैं पहले क्लियर बता देता हूं, हो सकता है आपको एकाध क्लॉज में प्रॉब्लम आएगी। कोर पे ध्यान दो। कोर क्या है? पहला क्लॉज। कोर सिर्फ पहला क्लॉज है, वो मत छोड़ देना, उस पर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो कोर पहला ये है, बाकी सारे एक्सक्लूजन्स हैं। ठीक है, तो फिर एक और है कि भाई अगर आपका जो डायरेक्टर है वो कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर्स, अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स आपने पढ़े ही हैं। तो अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया है, रिकंस्टिट्यूशन, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जब कोई ना कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, और बाय ट्रिब्यूनल और टू अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड एंटिटी अदर देन द पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी छोड़ के, और टू अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑन द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो कोई भी डायरेक्टर अगर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, या फाइनेंशियल सेक्टर का जो आपका रेगुलेटर है, RBI हो गया, मेनली RBI या मिनिस्ट्री हो गई, तो वो उन टाइप के डायरेक्टर्स को 5 साल में एक बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का उसमें कोई काम ही नहीं है। शेयर होल्डर्स ने तो फॉर्मली अपॉइंट किया ही नहीं ना, इट्स नॉट अ वॉलेंटरी अपॉइंटमेंट। ये तो रेगुलेटर ने अपॉइंट किया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक
टाइम बाउंड मैनर में कुछ काम करने के लिए अपॉइंट होता है, तो वो उनको 5 साल में एक बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही लॉजिकल सा एक्सक्लूजन है। फिर सेम जो हमने पढ़ा है नॉमिनी डायरेक्टर जिसको आप कहते हो, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टिपिकली बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रजिस्टर्ड विद और रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब बैंक, एनबीएफसी वगैरह, अंडर अ लेंडिंग अरेंजमेंट, ठीक है, लोन वगैरह लिया है आपने, डिफॉल्ट किया, कुछ किया, तो भाई हम नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। बहुत ही टिपिकल सा राइट जो एक लोन एग्रीमेंट में होता है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉमिनेटेड बाय अ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। ट्रस्टी को भी अपॉइंट पावर होता है डिबेंचर्स के केस में कि वो नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, अंडर अ सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट फॉर द डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये सारे लोगों को ये सब अप्लाई नहीं होगा। तो एक प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है विथ सब क्वेश्चंस कि भाई ऐसा कुछ आया है क्या, अमेंडमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये डायरेक्टर है, इसको कुछ अप्रूवल लेने की जरूरत है क्या, क्या वो लंबे समय तक, या उसमें दिया जा सकता है 10 साल तक कंटिन्यू काम कर सकता है क्या, तो आपको वो क्लिक होना चाहिए कि नहीं 5 साल में अब एक बार अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। फिर कुछ भाई ये डायरेक्टर है, इसको आरबीआई ने अपॉइंट किया है, या ये डायरेक्टर है, इसको बैंक ने अपॉइंट किया है, तो क्या इसको भी अप्रूवल लेने की जरूरत है, ऐसे केस स्टडी बना के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना। चलो, तो ये सिंपल सा एक आपका अमेंडमेंट है, पॉज करके अच्छे से एक बार पढ़ ले। बस ये एक ही आपको प्रॉब्लम देगा जो कि मेरे को लग रहा है याद करने की भी जरूरत नहीं है, लिखा ही है ना कि अगर आपने आप रीअपॉइंटमेंट और कंटिन्यूएशन का अप्रूवल लिया हुआ है अंडर दीज रेगुलेशन यानी एलओडीआर और कंपनीज एक्ट, तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल है क्लॉज, ठीक है। मतलब जो नाम दिए इसमें खो मत जाना, इसके अलावा कौन कौन है ये, आप वो गहराई में गए तो फिर आप रायता फैला दोगे, रायता अभी फैलाना नहीं है, ठीक है। अभी बस जो है उस पर ध्यान देना है, जो नहीं है और क्या क्या टाइप के डायरेक्टर होते हैं फिर आप अपना रायता खुद ही फैला रहे हो, अभी मत फैलाओ। अभी एग्जाम है, अभी मत फैलाओ, एग्जाम दे दो, फिर जब वेटिंग फॉर रिजल्ट का टाइम आता है तब ये रायता फैलाने के टाइम होते हैं, और तब आप बढ़िया मोबाइल में लगे रहते हो, तो वो टाइम तब यूज करो, तो वो आपके एग्जाम को इंपैक्ट नहीं करता है और आप नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हो। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ो क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो WTD, MD, मैनेजर, ID और रिटायरिंग बाय रोटेशनल डायरेक्टर्स आप इनको कह सकते हो। 5 टाइप के डायरेक्टर्स को अगर आपने अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट या कंटिन्यूएशन का रेजोल्यूशन पास किया है तो उनको डबल से रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है इस सब रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है सेम जो हमने कॉम्प्लायंस ऑफिसर के लिए पढ़ा था, सेम कॉपी पेस्ट डायरेक्टर के लिए भी है। वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ये सब साइलेंट पॉइंट्स थे। जब भी एलओडीआर कुछ नहीं कहता तो कंपनी से अप्लाई होता है, ठीक है। एलओडीआर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐसे लिखा है, ये टॉप इसके लिए लिखा है, तो बचे हुए के लिए क्या, अरे कुछ नहीं है मतलब कंपनीज एक्ट पे वो जो लिखा है वो होगा, ठीक है। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बी फिल्ड at the earliest and in any case not later than 3 months from the date of such vacancy. However, if the listed entity becomes non-compliant due to the expiration of the term of office of any director, क्योंकि कोई फिक्स टर्म होते हैं और एक्सपायर हो सकता है, the resulting vacancy shall be filled by listed entity not later than the date of such office is vacated. मतलब उनको वैकेंसी बैक ऑन बैक कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। मतलब इसमें भी ये है कि भाई आपके मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं, अगर आपके डायरेक्टर एक्स्ट्रा हैं, आप मिनिमम डायरेक्टर्स के ऊपर चल रहे हो, तो वैकेंसी आपने आराम से फिल की, विद इन 3 मंथ्स भी की तो चलता है। पर अगर आप कट टू कट हो, मिनिमम डायरेक्टर 6 चाहिए, आपके पास 6 ही हैं और उसमें से एक रिटायर हो रहा है, उसमें से एक वैकेंसी हो रही है, तो वो आप वैकेट होने के बाद अपॉइंट नहीं कर सकते, फिर आपका मिनिमम डायरेक्टर का क्लॉज वायोलेट हो जाएगा। तो अगर ऐसी चीज है कि भाई मिनिमम पे हो और एक वैकेंसी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरेशन आने वाली, जो कि आपको पता होती है, बेसिकली क्लॉज क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये वैकेट होने वाली है, इसका टर्म खत्म होने वाला है। अगर कोई नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, कोई मर गया है, कुछ हो गया है, तो वो पता नहीं रहता ना, वी कैन नॉट फोरकास्ट दैट,
बट अगर किसी का टर्म एक्सपायर होने वाला आपको पता है, तो वो आप वैकेंसी जब आ रही है उससे पहले ही भर दो। या तो उसको रीअपॉइंट कर लो, उसकी एक टर्म बढ़ा दो, या तो उसके जगह पे बैक ऑन बैक अगले दिन पे ही आपको वो वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। वो 3 महीने का टाइम वहां आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रीजन क्या है आप समझो, टर्म एक्सपायर हो रहा है जिसका एक फिक्स टर्म है, आपको पहले से ही पता है। जहां जहां नहीं पता है, ऐसे रीजन की वजह से वैकेंसी आ रही है कि वो रीजन आप फोकस नहीं कर सकते, वहां वहां आपको 3 महीने मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्लॉज है। सेम क्लॉज केएमपी के लिए भी डाला गया। अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो सब वैकेंसी हर जगह कॉपी पेस्ट करके डाला गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलर लाइंस पे वैकेंसी पे ही 26A ऐड हुआ है, लेकिन वो सिर्फ केएमपी के लिए हुआ है। ठीक है, सर्टन केएमपी के बारे में वैकेंसी अगर आती है तो कैसे फिल की जाएगी, ठीक है, एक सेपरेट रेगुलेशन ऐड किया है 26A। चलो देखते हैं कौन कौन कवर्ड है और कैसे वैकेंसी फिल करनी है। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ CEO, MD, WTD or manager shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than 3 months from the date of such vacancy। हर जगह सेम ही है, कॉम्प्लायंस ऑफिसर सेम है, नॉर्मल डायरेक्टर सेम है, केएमपी सेम है। ठीक है, अब ये भी देखो, ऊपर CEO, MD, WTD, M सब कवर्ड है और आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, उसमें CFO भी आता है। ठीक है, तो CFO के लिए अलग दिया है, पॉइंट अलग है पर लिखा सेम है, तो CFO भी ऊपर लिख देते तो क्या फर्क पड़ता, आई डोंट नो। ठीक है, तो अलग से दिया है पर लिखा सब सेम है। ठीक है, एनी वैकेंसी ऑफ द CFO shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than 3 months from the date of such vacancy। और फिर सेम जो ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर क्या होगा, वैकेंसी का प्रोसीजर क्या होगा, तो वो सेम होगा जो फ्रेश अपॉइंटमेंट में होता है। ठीक है, listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity unless such appointment is made in accordance with the laws applicable in case of such fresh appointment to such office and obligations under such law are made applicable to such person। तो सेम है जो हमने कॉम्प्लायंस ऑफिसर के लिए भी पढ़ा था, सेम कॉम्प्लायंस ऑफिसर के लिए भी अलग से दिया ही हुआ है। ठीक है, चलो तो सब मिला के केएमपी आपका कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग जगह पे ऐड हुए हैं जिसमें कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो वैसे ही है 27 सब रेगुलेशन 2 क्लॉज BA, तो एक छोटा सा इंसर्शन है। डिटेल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स और ब्रीचेस और लॉस ऑफ डेटा और डॉक्यूमेंट शैल बी डिस्क्लोज्ड अलॉन्ग विद द क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, मैं आपको दिखाते जाता हूं। आई थिंक ये अमेंडेड मेरे पास है या नहीं है पता नहीं। ठीक है, तो 27, ठीक है, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स 2BA, ठीक है, ये वाला ये क्लॉज ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये अदर रिक्वायरमेंट्स का पूरा क्लॉज है 27। ठीक है, जो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें जो हम पढ़ते हैं सब रेगुलेशन 2 कि क्या क्या आपको सबमिट करना है, तो उसमें लिखा है A में सबमिट द क्वार्टरली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस,
और फिर है ऑल मटेरियल ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज, वो भी आपको इसमें भेजना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। और फिर उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ब्रीच हुए हैं, किसी ने एक्सेस किया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है, कुछ डेटा लॉस हो गया है, डॉक्यूमेंट लॉस हुए हैं, तो इन सारे इंसिडेंट्स का भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिपोर्ट में आपको सारा मेंशन करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एडिशन है, कुछ खास नहीं है। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन। ठीक है, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 4(1) के अंदर सी। ठीक है, तो ये भी अब आपने अगर पढ़ा है तो ये आपको कुछ ख्याल में आएगा, पढ़ा नहीं है, ख्याल में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा तो नहीं ख्याल में आएगा। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स, ये जो रेगुलेशन है रेगुलेशन 30, इसमें नंबर नहीं दिया था अभी तक कि क्या मटेरियल है, तो कुछ उन्होंने खुद अपनी एक लिस्ट दी थी और फिर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे छोड़ दिया था कि भाई आप पॉलिसी बनाओ, मटेरियलिटी की आप पॉलिसी बनाओ और आपके तहत जो आएंगे वो आप मटेरियल मानो। कोई ऐसा मॉनेटरी पैरामीटर अभी तक नहीं था। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं 30 सब रेगुलेशन 4 क्या है, थोड़ा शायद आपको रिकॉल होगा। ठीक है, 30 डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन। ठीक है, पढ़ा है आपने, याद आ रहा होगा। रेगुलेशन 30 इसमें है 4। ठीक है, 4 उसमें हम पढ़ते हैं कि फॉलोइंग क्राइटेरिया आपको यूज करना है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी। कौन मटेरियल है, कैसे आप मटेरियलिटी डिसाइड करोगे, उसके लिए पूरा ये सब रेगुलेशन 4 है। तो उसमें है कि भाई कोई चीज अगर ओमिट हो रही है, ओमिशन से अगर फर्क पड़ता है तो मटेरियल है। ठीक है, फिर है ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन। कोई चीज आप ओमिट करोगे तो मार्केट प्राइस को वो अफेक्ट कर सकता है, मार्केट उसको रिएक्ट कर सकता है, तो वो भी मटेरियल मानी जाएगी। अब जो क्लॉज सी था वो क्या था, पहले वो आप देख लो। क्लॉज सी था ये क्वालिटेटिव नेचर का था, क्वांटिटेटिव नेचर का ही नहीं था। क्या क्वालिटेटिव नेचर था? इन केस वे द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन ए एंड बी अबव आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आप दोनों में नहीं आ रहे हो तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? एन इवेंट और इंफॉर्मेशन मे बी ट्रीटेड एज बीइंग मटेरियल इफ इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द इवेंट और इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड मटेरियल। मतलब एक जजमेंट पे छोड़ा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना जजमेंट लेके मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते थे अभी तक। ठीक है, कोई डिक्टेशन, कोई मॉनेटरी लिमिट्स नहीं थी। अब पहली बार उन्होंने मॉनेटरी लिमिट डाल दी है। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है इस पे केस स्टडी आ जाए सेपरेटली। ठीक है, ध्यान दो, तगड़ा पॉइंट है। द ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इंफॉर्मेशन हुज वैल्यू, ध्यान दो ये क्लॉज सेम है, नीचे का क्लॉज सेम है। ठीक है, मतलब वो पॉइंट हटाया नहीं है, अभी भी जजमेंट छोड़ दिया है, पर कुछ एक पैरामीटर इन्होंने दे दिया है कि ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इंफॉर्मेशन हुज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एक्सीड्स लोअर ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्लॉज हैं, तीनों में से जो भी लो आएगा, अगर मिनिमम उतना इंपैक्ट है उस इवेंट या इंफॉर्मेशन का, तो उसको मतलब उसके ओमिट करने से अगर उतना इंपैक्ट पड़ता है तो वो मटेरियल इंपॉर्टेंट है और आप उसको ओमिट नहीं कर पाओगे, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेपरेटली आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या पैरामीटर्स है? नंबर 1, पहला बेस है टर्नओवर का, सेकंड बेस है नेटवर्थ का, थर्ड बेस है एवरेज ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3 ऐसे वैल्यूज हैं, अकाउंटिंग फिगर्स हैं। कितना? नंबर 1, 2% ऑफ द टर्नओवर। ठीक है, आपका जो टर्नओवर है उसका 2% एज पर द लास्ट ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, कंसोलिडेटेड लेना है, कंसोलिडेटेड लास्ट ईयर का जो भी आपका पीएनएल है उसका जो भी आपका टर्नओवर है उसका 2% वो अमाउंट आपका निकल जाएगा। फिर है 2% ऑफ द नेटवर्थ एज पर द लास्ट ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एक्सेप्ट इन केस द अरिथमेटिक वैल्यू इज नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए तो काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा, नहीं तो विच एवरेज लो तो नेगेटिव आएगा। लॉजिक सोचो, नेगेटिव को भी अगर काउंट करोगे तो विच एवरेज लो लिखा है ना, वो तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो फिर सेंस नहीं बनेगा उसका, उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए ये क्लॉज तभी यूज करना है जब ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है तो इसको एक्सक्लूड कर देना है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। विच एवर इज एक्सीड जो है ना, एक्सीड देखने के लिए वो हम काउंट नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव रहा तो, नेगेटिव नेटवर्थ रहा तो, पॉजिटिव है तो काउंट करेंगे। तो पिछले साल का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेटवर्थ का 2%, ठीक है, 2%, 2%, याद रखना आसान है। और फिर है जो भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब नॉर्मल, एब्सोल्यूट नहीं भी लिखा होता तो एब्सोल्यूट ही होता है नंबर, ठीक है। एवरेज लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का लास्ट 3 इयर्स कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का लास्ट 3 इयर्स का एवरेज लेना है, एवरेज का 5%। आई होप आप फर्क समझ रहे हो। पहले 2 पॉइंट्स पिछले साल के हैं, थर्ड पॉइंट एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स है, ठीक है। 2% ऑफ टर्नओवर कंसोलिडेटेड लास्ट ईयर का, 2% ऑफ द नेटवर्थ कंसोलिडेटेड का लास्ट ईयर का, नेगेटिव है तो काउंट नहीं करेंगे उसको, और एवरेज लास्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उस एवरेज का 5%। ये 3 नंबर्स आपको अलग अलग निकालने हैं। विच एवर इज लेस, वो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, मटेरियलिटी का अमाउंट मिल जाएगा, और आपका जो इवेंट या इंफॉर्मेशन है उसका अमाउंट कितना है वो आपको इससे कंपेयर करना है। अगर वो इवेंट या इंफॉर्मेशन का अमाउंट ज्यादा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन तीनों का लो आ रहा है 1 करोड़, इन तीनों का जो भी लो है वो आ रहा है 1 करोड़, और आप जो इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी देखना चाहते हो उसका अमाउंट इन्वॉल्व है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ कोई आइटम है, इंफॉर्मेशन है, वो हम देख रहे हैं कि मटेरियल है कि नहीं, उसको डिस्क्लोज करें या ना करें। तो हमने ये 3 क्लॉज देखे, लेस निकाला, वो आया 1 करोड़। तो मेरा जो इवेंट या इंफॉर्मेशन है 1.5 करोड़ का है, जो कि इस 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब मैं उसको ओमिट नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्लॉज के हिसाब से मटेरियल हो जाएगा और मुझे उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये अप्लाई करना होता है। तो ये क्लॉज ऐड हुआ है, अच्छा क्लॉज है, ठीक है, ध्यान देना है। बाकी डी क्लॉज एज इट इज है, ठीक है। तो ये बस एक क्लॉज ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर, चलो। फिर है उसी में डी क्लॉज वही दिया हुआ है कि जहां ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओपिनियन के हिसाब से वो मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सेम है ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं। द लिस्टेड एंटिटी शेल फर्स्ट disclose to the stock exchange all the events or information which are material in terms of provisions of this regulation as soon as reasonably, ठीक है। ये टाइम लिमिट भी चेंज हुई है कि जो जो अलग अलग क्लॉज के हिसाब से आपके हिसाब से मटेरियल आ रहे हैं वो डिस्क्लोज करने हैं, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। कब, तो वो टाइम लिमिट अमेंड हुई है, ध्यान देना। रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 6, ठीक है, 30 के अंदर ही है, सब रेगुलेशन 6 की बात हो रही है। तो कब, as soon as reasonably be and in any case not later than, ठीक है। मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दी हुई है। पहला है कि वो इवेंट या इंफॉर्मेशन कौन सी है, ठीक है। अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, अलग अलग चीजों से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उन्होंने अलग अलग चीजें दी है कि 30 मिनट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन विच डिसीजन पर्टेनिंग टू द इवेंट और इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन। तो अगर वो इवेंट या इंफॉर्मेशन ऐसा है जिसमें आपने उसके बारे में डिसीजन लिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसके बारे में कोई डिसीजन लिया है, ऐसा इवेंट है वो, तो मीटिंग जब भी खत्म होगी, क्लोज होगी, उसके 30 मिनट्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। 30 मिनट्स ऑन द क्लोज ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर है 12 आवर्स फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट और इंफॉर्मेशन इन केस द इवेंट और इंफॉर्मेशन इज एमेनेटिंग फ्रॉम विद इन द एंटिटी, मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कनेक्टेड नहीं है, वो मीटिंग में कंसिडर नहीं किया गया है, वो कोई इंटरनल मैटर है, ठीक है, इंटरनल मैटर है और जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, उसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो जब भी वो एमिनेट होता है, जब भी वो इंफॉर्मेशन या इवेंट पैदा होती है, जनरेट होती है, वहां से 12 आवर्स के अंदर आपको बताना है, अगर वो विद इन द एंटिटी इवेंट या इंफॉर्मेशन बनता है तो, ठीक है। और अगर आउटसाइड द एंटिटी है, नॉट एमिनेटिंग विद इन, मतलब बाहर से वो जनरेट हुई है, किसी ने किसी आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल रेगुलेटर या कुछ बाहर का इवेंट है, वो बाहर से जनरेट हुई है, तो आपके पास 24 आवर्स होंगे,
विद इन एमिनेट हुई है तो 12 आवर्स, आउटसाइड एमिनेट हुई है तो 24 आवर्स, और अगर उसके बारे में बोर्ड मीटिंग रखी गई है तो बोर्ड मीटिंग के 30 मिनट्स के अंदर आपको बताना है। ठीक है, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए सारे अलग अलग पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, या आपको देखना है कि आपकी जो इवेंट या इंफॉर्मेशन है वो कौन से कैटेगरी में बैठती है। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। However, disclosures in respect to events for which timelines have been specified in Part A of Schedule 3 shall be made within such timelines, provided further that disclosures is made after the timelines under this regulation shall provide the explanation for the delay। ठीक है, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेट हो गए हो तो आपको देना पड़ेगा रीजन कि क्यों लेट आपने ये बताया। ठीक है, क्लियर है क्या? सबसे पहला डिस्क्लोजर सारे इवेंट्स का जो मटेरियल है इस रेगुलेशन के हिसाब से वो कब देने उसके लिए सब दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट, लास्ट टाइम लिमिट दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब है 30 सब रेगुलेशन 11, ये नया क्लॉज आया है। अब ये अच्छा क्लॉज है, काफ़ी चर्चा हुई थी इस पर रियल लाइफ में, काफ़ी अच्छा एक कॉम्प्लायंस के एंगल से देखेंगे तो अच्छी बात है, बट कंपनी के एंगल से देखें तो बहुत ही बर्डनसम है कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, वो डेफिनेशन यहाँ पे आएगी कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके बारे में कुछ रूमर्स हैं, ठीक है, जो रियल लाइफ में देखा गया है कि बहुत सारे रूमर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उसके रिपरकशंस बहुत होते हैं, आग की तरह फैल जाती है, प्राइस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लॉ में ऐसा कोई मैकेनिज्म है भी नहीं कि उसको रोका जाए या उसको सर्कुलेट होने से रोका जाए या उसका कोई इम्पैक्ट लिमिट किया जा सके। तो क्योंकि ये रियल लाइफ में काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी रूमर्स सच नहीं थे पर लीक हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में, कंपनी भी चुप थी, बहुत हवा चली, बहुत मैनिपुलेशन हो गए और इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है। ठीक है, इन सब में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रिटेल जो इन्वेस्टर है जो इतना एक्टिव नहीं होता है, जो इतना एक्टिव नहीं होता है, डे टू डे वो नहीं देख पाता है, उन बेचारों का रूमर्स की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसका एक मैकेनिज्म सेबी ने बनाने की कोशिश की है कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसमें कंपनी के ऊपर ये बर्डन डाले, क्योंकि वो तो न्यूज़ पढ़ते ही हैं। भाई मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, मेरे बारे में जो भी आता है मैं तो पढ़ता ही हूँ, मेरे पास इतना स्टाफ है, इतने केएमपी हैं, इतने डायरेक्टर्स हैं, मेरे बारे में कुछ भी छपता है तो कंपनी तो पढ़ती है ना, उनके पास इतने लोग हैं। तो अब वो बर्डन एक डाल दिया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई रूमर है और वो बहुत मटेरियल है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको कंफर्म या डिनाई करें, ताकि वो ज्यादा फैल ना सके, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो मैनिपुलेट ना कर पाए ज्यादा। मतलब गलत है तो वहीं खत्म हो जाए, सच है तो आप उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दो ताकि उसके बेसिस पे लोग अपना डिसीजन ले पाए। एज अ रूमर उसको ज्यादा देर पनपने मत दो, उसका नेगेटिव इफेक्ट लिमिट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लॉज है। अब यहां हम पढ़ रहे हैं कि डेट्स डाली गई हैं, पर इसी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट बाद में आएगा जिसमें डेट को हटा दिया गया है, मतलब अभी के लिए इसको पॉज रखा गया है, अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। डेट अब नए सिरे से सेबी नोटिफाई करेगा। तो ये डेट्स यहां पे दी है पर ये मैं कट करूंगा क्योंकि आगे इसको ओमिट किया गया है। तो क्या है, द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है, पहले ये 100 एंटिटीज पे लागू होगा एंड देयर आफ्टर टॉप 250 पे ये अप्लाई होगा। करना क्या है इनको, शेल कंफर्म, डिनाई और क्लैरिफाई। ठीक है, कंफर्म करो, डिनाई करो या क्लैरिफाई करो, लेकिन आप चुप मत बैठो। कंपनी चुप नहीं बैठ सकती, उनके चुप बैठने के वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन होती है और बहुत नुकसान होता है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का। ठीक है, तो या तो आप कंफर्म करो सही है तो, डिनाई कर दो अगर गलत है तो, या आप उसमें कुछ बोलना चाहते हो, क्लैरिफाई करना चाहते हो तो क्लैरिफाई कर दो। स्टैंड क्लियर रखो और उसको रूमर की तरह और फैलने मत दो। ठीक है, एनी रिपोर्टेड इवेंट और इंफॉर्मेशन इन द मेन स्ट्रीम मीडिया विच इज नॉट जनरल इन नेचर एंड विच इंडिकेट्स रूमर्स ऑफ इंपेंडिंग स्पेसिफिक मटेरियल इवेंट और इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई आप करने वाले हो कोई चीज, किसी को खरीदने वाले हो, कोई कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है, अमालगमेशन होने वाला है, आप किसी को एक्वायर कर रहे हो या कहीं स्टेक बढ़ा रहे हो, किसी और कंपनी में पैसा लगा रहे हो, कुछ भी, बहुत सारे मार्केट में कुछ ना कुछ चलते रहता है।
तो मटेरियल होना चाहिए बस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन आर सर्कुलेटिंग अमंग्स द इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड एज सून एज रीजनेबली पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको कंफर्म, डिनाई या क्लैरिफाई करना होगा हर मटेरियल रिपोर्टेड इवेंट और इंफॉर्मेशन इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है। तो मतलब काम बढ़ गया है कंपनी का, अपने साथ अपने लिए अच्छा है, कॉम्प्लायंस पर्सन के लिए अच्छा है, अपना रोल अपना काम और बढ़ते जाएगा, ठीक है। हाउएवर, इफ द कंपनी कंफर्म्स द रिपोर्टेड इवेंट और इंफॉर्मेशन इट शैल प्रोवाइड द करंट स्टेज ऑफ द इवेंट और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर वो सही है, वैसा कुछ होने वाला है, तो आप बताओ कि वो कौन सी स्टेज पे है, कि भाई वो अभी बातचीत के स्टेज पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अप्रूवल नहीं हुआ है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्लियर कर लिया है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल पेंडिंग है, या व्हाटएवर जो भी उसका स्टेज है वो आप बता दो, ताकि पढ़ने वाले अंदाजा लगा लेंगे कि ये कब होने वाला है, ठीक है। तो यहां डेट्स दी है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट अमेंडमेंट जो है इसी के बारे में है, ठीक है। 30 सब रेगुलेशन 11, द सिंबल्स, वर्ड्स एंड न्यूमरल्स विद इफेक्ट फ्रॉम October 1st 2023 हैज बीन omitted and the symbols, word and numerals with effect from 1st April 2024 has been substituted with the symbol and words with the effect from the date as may be specified by the board। मतलब ये दोनों डेट्स अब डिलीट हो गई हैं और उसके जगह पे ये ऐड कर दिया गया है with effect from the date as may be specified by board। मतलब अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है, सारे डेट्स डिलीट हो गए हैं, अब सेबी नए सिरे से इसका इंप्लीमेंटेशन का डेट अनाउंस करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंपनीज को कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में, वापस आ जाओ, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर है 30 सब रेगुलेशन 13, इन केस एन इवेंट और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय द लिस्टेड एंटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन पर्सुएंट टू receipt of communication from any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority, listed entity shall disclose such communication along with the event or information unless disclosure is prohibited by such authority। मतलब रेगुलेटरी जो भी चल रहा है, आपको नोटिस मिला है, आपको आपके खिलाफ कोई रिसर्च हो रही है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट आपके सर्च हुए हैं, आरबीआई ने कोई इंस्पेक्शन किया है, कोई भी टाइप का रेगुलेटरी चल रहा है आपके खिलाफ, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट बताना होगा। अगर उसी अथॉरिटी ने कहा है कि नहीं बताना है तो मत बताओ, बट बाय डिफॉल्ट कोई भी रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, एनफोर्समेंट, जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई भी टाइप का आपके खिलाफ कुछ आपको कम्युनिकेशन मिला है, भाई आपके खिलाफ केस है या आपने कोई लैप्स किया है तो आपको हाजिर रहने के लिए कहा है, आपके खिलाफ कोई केस हुआ है, आपको अटेंड करने के लिए कहा है, कोई भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। रिसीट ऑफ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, एनफोर्समेंट और जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। कोर्ट्स भी आ गए, ट्रिब्यूनल्स आ गए, पुलिस आ गया, ठीक है, सारे रेगुलेटर्स आ गए, आरबीआई आ गया, सब आ गया इसमें, सारे टाइप के बॉडीज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस पर मुझे नहीं लगता सेपरेट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और 30A को इंसर्ट किया गया है, बहुत ही ऊपर ऊपर का ये पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो आपके जो प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये पूरी लिस्ट दी है, ऑल द शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज, रिलेटेड पार्टीज, डायरेक्टर्स, केएमपी, एम्प्लॉइज और इट्स और ऑफ, ये सारे लोग किसके, होल्डिंग के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, पूरे ग्रुप कंपनी के ये जितने भी मेन इंसान हैं, अगर ये कोई ऐसा कोई भी एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कंपनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझ रहे हो, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भी है तो बात खत्म, कंपनी के साथ ही वो एग्रीमेंट है, या ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी कंपनी है, एक पार्टी ये खुद है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स का कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंपनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सारे एग्रीमेंट्स आपको बताने पड़ेंगे। मतलब आपके जो की पर्संस हैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, काइस से रिलेटेड, ध्यान दो। Who are parties to the agreements specified in clause 5A of para A of part A of schedule 3। ये सारे शेड्यूल 3 क्या है, ये सारे मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हो, अभी दिखा देता हूं। शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट ए, पैरा ए,
ठीक है, और 5A क्लॉज, ठीक है। 5A के बारे में है, क्या है भाई 5A? ये है 5A, ठीक है। ध्यान दो कौन से एग्रीमेंट्स और किसके बीच में हो रहे हैं। एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज, रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर्स, केएमपी, एम्प्लॉइज और ऑफ होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट्स, ठीक है, सब अमंग देमसेल्फ, ठीक है। ये लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं और इसमें कंपनी पार्टी नहीं है। दो प्रमोटर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक एम्प्लॉई और एक प्रमोटर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक केएमपी एक डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लोग आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और विद द लिस्टेड एंटिटी और विद अ थर्ड पार्टी सोलली, ठीक है, अकेले या ज्वाइंटली, विच ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और पोटेंशियली और हुज पर्पस एंड इफेक्ट इज टू इंपैक्ट the management or control of the business listed entity or impose any restriction or create any liability upon listed entity, ठीक है। आप समझा क्यों इन सारी चीजों को दायरे में लाया जा रहा है? क्योंकि इसका इंपैक्ट हमारी लिस्टेड कंपनी पे पड़ रहा है। एग्रीमेंट वो लोग कर रहे हैं पर उस एग्रीमेंट का इंपैक्ट कंपनी पे हो रहा है। कैसे? या तो कंपनी के मैनेजमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट जो ऐसे उसको चलाते हैं अपन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, या उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ सकती है, ठीक है। इन सारे एग्रीमेंट्स को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर ऑफ एनी रिसेशन, ठीक है। उसको आपने रिसाइन किया है, वापस लिया है, कैंसिल कर दिया है तो वो भी बताना है, अमेंड किया है, उसको चेंज किया है, ऑल्टर किया है तो वो भी बताना है, वेदर और नॉट द लिस्टेड एंटिटी इज अ पार्टी टू सच एग्रीमेंट। ऊपर लिखा है सोलली, ज्वाइंटली, सब लिखा है और फिर नीचे वो क्लैरिफाई भी कर दिया है लिस्टेड एंटिटी उसमें पार्टी हो या न भी हो तो भी अगर उसका इंपैक्ट हमारी कंपनी पे है, उसके मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल, उसके काम करने के तरीके पे या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आ सकती है, तो ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। क्लियर है क्या? Provided that such agreements entered into by listed entity in the normal course of business shall not be required to be disclosed, ठीक है। अगर हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे प्रमोटर्स कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे गारंटी देते हैं, ठीक है, गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमारा जो डे टू डे काम है उससे रिलेटेड है, तो वो सारे आपको नहीं बताने। डे टू डे आपकी जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग बिजनेस है, उससे रिलेटेड कुछ है तो ठीक है, उसके अलावा है, ठीक है, जो हमारा रोज का काम नहीं है तो वो सब आपको बताना है, ठीक है। अनलेस दे ईदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली और पोटेंशियली, सेम वो पूरा कॉपी पेस्ट ऊपर से दिया हुआ है, इम्पैक्ट द मैनेजमेंट, कंट्रोल और दे आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन टर्म ऑफ एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन, ठीक है। तो ये क्लॉज इन्होंने ऐड किया है, ठीक है, 30A। क्लियर है क्या? तो ये क्लॉज देखो ऑलरेडी था शेड्यूल के अंदर, ऑलरेडी था, इसको अलग एक सेपरेट रेगुलेशन बना दिया है ताकि इसको आप सीरियसली इसको कॉम्प्लाई करो, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया है, ठीक है। कब बताना है देखो, शैल इन्फॉर्म द लिस्टेड एंटिटी, ध्यान दो क्या लिखा है, shall inform the listed entity about the agreement to which such listed entity is not a party। ये लिस्टेड एंटिटी जिसमें पार्टी है तो उसको तो ऑलरेडी पता है, उसको क्यों बताएंगे, डायरेक्ट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी। पर अगर कोई आपस में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है या किसी और थर्ड पार्टी के साथ किया है जिसमें एंटिटी इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी को ऑटोमेटिक तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये पार्टीज जो ऊपर लंबी लिस्ट दी हुई है इनको कंपनी को बताना पड़ेगा, फिर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में बताएगी। तो इन लोगों को कंपनी को कब बताना है, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ एंटरिंग इनटू सच एग्रीमेंट और साइनिंग द एग्रीमेंट टू एंटर इनटू सच एग्रीमेंट। तो जब भी आप बाइंड हो जाते हो, आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तब आपको ये उसके 2 दिन में 2 वर्किंग डेज के अंदर कंपनी को बताना है, फिर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में बता देगी, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों पे डाली है कि ये लोगों को पहले कंपनी को बताना है, फिर कंपनी नॉर्मल जैसे बताती है स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर एक और ऐसा पॉइंट डाला है, इस टाइप के, थोड़ा इस टाइप को आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि यार इंटेंशन क्या है। लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश की जा रही है और कोई चीज
बाय डिफॉल्ट चलते जा रही है, जिन चीज़ों को ऐसा लगता है कि रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, तो वो रिव्यू करने के हिसाब से ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो जैसे 5 ईयर्स में एक बार आपको अप्रूवल लेना है, वैसा ही एक इसमें भी क्लॉज डाला गया है कि जब भी आप कोई स्पेशल राइट देते हो, एनी स्पेशल राइट ग्रांटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ एसआर वंस इन एवरी 5 ईयर्स। मतलब जब ये स्पेशल राइट आपको देना है तब तो आपने अप्रूवल लिया ही है ना, हम तब की बात ही नहीं कर रहे, ये आगे के लिए, ये एक पीरियोडिक रिव्यू के लिए है कि जब स्पेशल राइट देना है तो वो तो आपने अप्रूवल लेके या एओए में पावर लेके या कुछ तो पावर लेके ही दिया होगा, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कब तक देना जरूरी है कि नॉर्मली हम देते हैं तो लाइफ टाइम के लिए दे देते हैं, फिर उसको कभी रिव्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म जो आपने अगर कोई राइट्स दे दिए हैं और दे के आप भूल गए हो, आप उसको रिव्यू ही नहीं कर रहे हो कि अभी भी वो राइट देना जरूरी है नहीं है, उसको कम करें, उसको बढ़ा दें या उसको विड्रॉ कर लें, ये चीज रिव्यू करने का ये जो इंपॉर्टेंस है ये इस रेगुलेशन में डाला गया 31B। तो हर 5 इयर्स में एक बार आपको उसको फिर से उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो अभी भी ये स्पेशल राइट देना जरूरी है नहीं है ये आपको रेजोल्यूशन से समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सच स्पेशल राइट, ठीक है। एवरी 5 इयर्स में आपको एसआर पास करना है, ठीक है, सेम लाइंस पे। आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी बहुत बढ़िया एक पॉइंट है कि जब भी कंपनीज आईपीओ लाती हैं तो एग्जैक्ट आईपीओ की डेट तक का फाइनेंशियल देती ही नहीं है, विद इन 6 मंथ्स का कोई भी आप दे सकते हो। मतलब वो जो भी आप फाइनेंशियल दे रहे हो, जो भी उसका क्लोजिंग डेट है वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ डीओडी या ओडी होना चाहिए। मतलब एक गैप रहती है उसमें, एक बार आप लिस्ट हो गए उसके बाद तो आप आगे से फाइल करोगे ही करोगे, तो एक गैप आ जाती है कि अगर मैंने 3 मंथ्स पहले तक का डेटा दिया है तो विद इन ये जो 3 मंथ्स है आईपीओ के विद इन 3 मंथ्स का जो डेटा है ये तो मैं देता ही नहीं हूं, उसके लिए कोई सेपरेट क्लॉज ही नहीं है कि आईपीओ के पहले जो आपका कुछ गैप आ जाती है, जो इंटरिम फाइनेंशियल्स आपने नहीं दिए हैं वो कौन देगा, उसका कोई सेपरेट क्लॉज ही नहीं है। लिस्टेड हो गए फिर लिस्टिंग के बाद क्या करना है वो सब बताया गया है, पर लिस्टिंग के पहले जो एक गैप है जो आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया था उसमें आईपीओ तक के पूरे फाइनेंशियल्स आप देते ही नहीं हो, एक गैप रह जाती है 2, 3, 4 महीने 6 महीने तक की, वो गैप के भी फाइनेंशियल्स फाइल करने के लिए अब कहा गया है। इतने समय से पॉइंट ये साइलेंट था, ठीक है, ध्यान दो। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ न्यूली लिस्टेड एंटिटी, listed entity shall subsequent to listing submit its financial results for the quarter or the financial year immediately succeeding the period for which, ध्यान दो, वो गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए सब दिया गया है, कब से, succeeding the period for which financial statement have been disclosed in the offer document in the IPO। IPO में जहां तक आपने दिया है उसके बाद का डेटा आपको देना है। आई ख्याल में सक्सीडिंग लिखा है, सक्सीडिंग द पीरियड, उसके बाद का जो डेटा, जहां तक का डेटा आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में दे दिया है उसके आगे का डेटा आपको देना है इन अकॉर्डेंस विद द टाइमलाइन स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, ठीक है, जो नॉर्मल दिया गया है सेम टाइमलाइन में आपको देना है, पर ये आईपीओ के पहले का पीरियड है। समझ में आ रहा है, मतलब आप लिस्ट हो गए हो उसके बाद क्या करना है, वो जो रूल्स हैं वो सेम रूल्स आईपीओ के पहले का जो इंटरविनिंग पीरियड है, जो गैप आ चुकी है, उसके लिए भी सेम टाइमलाइन आपको दी हुई है। क्या टाइमलाइन रहती है, क्वार्टरली है तो 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और साल का है तो 60 डेज फ्रॉम द ईयर एंड, याद आ रहा है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है उसमें तो 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर, क्वार्टर है, क्वार्टरली डेटा है, क्वार्टर का बीच में आ रहा है तो 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। पर हो सकता है कि लिस्टिंग के तुरंत बाद वो 45 डेज कंप्लीट हो जाए और आपको समय ना मिले। हमारे ख्याल में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ऐसा संजोग हो कि वो 45 डेज या वो 60 डेज लिस्टिंग के तुरंत बाद ही खत्म हो रहे हो। अब लिस्टिंग के बाद ही आप स्टार्ट करोगे बनाना, कि जब आप लिस्ट हो रहे हो तब तो आप वही सारे काम करोगे, और लिस्टिंग के बाद ही आप पुराना कुछ कॉम्प्लायंस कर सकते हो। तो इसीलिए एक और क्लॉज डाला गया है, और विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग विच एवर इज लेटर। तो ये रिलैक्सेशन है कि मिनिमम एक लिस्टिंग के बाद एक कुछ तो पीरियड उनको मिलना चाहिए, क्योंकि 45 डेज कब कंप्लीट होंगे हमारे हाथ में थोड़ी है। आईपीओ तो रोज आते हैं, सबका 45 डेज या 60 डेज
कभी भी कंप्लीट हो सकता है, इसीलिए एक मिनिमम टाइम पीरियड इस कॉम्प्लायंस के लिए मिलना चाहिए, इसलिए एक और क्लॉज ऐड कर दिया गया है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग। और जो भी लेटर है 21 डेज लेटर आएगा तो वो, 45 डेज लेटर आ रहा है तो वो, या 60 डेज फाइनेंशियल ईयर का डेटा है तो वो, जो भी लेटर है वो आएगा। ठीक है, इससे इंश्योर हो जाएगा कि कम से कम 21 डेज तो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये भी अच्छा पॉइंट है, छोटे छोटे अच्छे पॉइंट्स को प्लग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी आप पढ़ चुके ऑलरेडी, BRSR याद आ रहा है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। ठीक है, टॉप 1000 एंटिटीज को ये देना जरूरी है, और जो भी उसके बाद है, टॉप 1000 के बाद आता है या जो SME है वो वॉलेंट्रीली चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है, 34 सबलेक्शन 2 क्लॉज F, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, BRSR तो वही वाला है। ठीक है, इसमें क्या बताना है? सेम E, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसी के बारे में ये सब डिस्क्लोजर्स हैं। और जो भी इसमें नहीं आता है, ठीक है, रिमेनिंग लिस्टेड एंटिटी या जो SME एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लोग चाहे तो वॉलेंट्रीली ये BRSR सबमिट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग जगह ऐड हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। अब कुछ डेट, NCD, NCRPS, जो NCS आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस हैं, बहुत ही बेसिक रेगुलेशन है, और आपको हैरानी होगी इसको पढ़ के, क्योंकि आपने अज्यूम कर लिया होगा कि जैसे इक्विटी के गाइडलाइंस होते हैं वैसे ही डेट के भी होंगे, पर है नहीं। डेट काफ़ी अलग है, डेट के रेगुलेशंस काफ़ी अलग हैं, और उतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है ही नहीं, प्रोफेशनल में भी अब नहीं है, ज़्यादा डिटेल में डेट के गाइडलाइंस आपको नहीं दिए गए। ठीक है, तो काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें, जो कि बहुत ही बेसिक है। इक्विटी के लिए आप ये सब पढ़ चुके हो, पर डेट के लिए चीज़ें थी नहीं, अब एक एक करके आ रही हैं। ठीक है, तो आपने ये सब इक्विटी के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट डेट के लिए ये नया एडिशन हुआ है। ध्यान दो क्या है, चैप्टर 6 से ऐड किया गया है फ्रेमवर्क फॉर वॉलेंट्रीली डीलिस्टिंग ऑफ NCD और NCRPS। ठीक है, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी ऑफ सच डीलिस्टिंग। ठीक है, डीलिस्टिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डीलिस्टिंग के आपने सेपरेट गाइडलाइंस पढ़े हुए हैं, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स के थे। अगर आप गाइडलाइंस का नाम पढ़ेंगे तो डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस हैं 2021, तो वो इक्विटी के लिए, उसमें डेट इंक्लूडेड नहीं होता है। आए कुछ समझ में? तो वो डीलिस्टिंग के लिए अब LODR में प्रोविजंस डाले गए। सोच के देखो, खैर अब लॉजिकल भी है, लिस्टिंग में ही डीलिस्टिंग डालेंगे ना भाई, लिस्टिंग से कनेक्टेड है, तो LODR में इसलिए उन्होंने डाला है डेट के लिए। ठीक है, ध्यान दो, डेट एंड NCRPS। ठीक है, तो सेम है जैसे आपने डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन पढ़ा है 2021, सेम लाइंस पे है। अब ये डेट है तो थोड़ा तो अलग होगा, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने के हिसाब से इन्होंने नहीं दिया है, बहुत ही प्लेन रखा है। ध्यान दो, सबसे पहला है अप्लीकेबिलिटी, कब ये चैप्टर 6 ऑफ LODR, चैप्टर 6A ऑफ LODR आपको अप्लाई होगा। नंबर 1, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर 6A विल बी एप्लीकेबल टू वॉलेंट्रीली डीलिस्टिंग। ठीक है, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के लिए है ऑफ ऑल द लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट और NCRPS फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। याद आ रहा है कुछ डीलिस्टिंग? ठीक है, ऑल से भी कर सकते हैं, एनी वन और मोर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो पंच वर्ड्स क्या है? वॉलेंट्री, ऑल लिस्टेड, फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहला काम है आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फॉर वॉलेंट्री डीलिस्टिंग। लिस्टेड एंटिटी शेल मेक एन एप्लीकेशन टू द रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, ऑल से है तो ऑल को, एनी वन और मोर है तो जिनसे आपको डीलिस्ट होना है उनको आपको अप्लाई करना है। फॉर सीकिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द प्रपोज डीलिस्टिंग ऑफ NCD और NCRPS नॉट लेटर देन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो बोर्ड आएगा। कौन डिसाइड कर रहा है कि हमको वॉलेंट्रीली डीलिस्ट करना है? किसका डिसीजन है ये? बोर्ड का ही होता है।
हर चीज पहले बोर्ड ही डिसाइड करते हैं ना भाई। तो बोर्ड ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि वो वॉलेंटरीली डीलिस्ट करना चाहते हैं। तो बीओडी के रेजोल्यूशन से 15 वर्किंग डेज के अंदर इन प्रिंसिपल के लिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करना कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। नॉट लेटर देन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट और ऑफ रिसीट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अप्रूवल विच एवर इज लेटर, ठीक है। सेक्टोरल रेगुलेटर का भी अप्रूवल अगर रिक्वायर्ड है, आईआरडीए, आरबीआई, ठीक है, पीएफआरडीए, अलग अलग रेगुलेटर्स होते हैं सेक्टर वाइज, तो उनका भी अगर उनके गाइडलाइंस के हिसाब से आपको अप्रूवल लेना है और अगर वो लेट हो गया है तो विच एवर इज लेटर, वहां से 15 दिन आपको मिलेंगे। मतलब 15 दिन स्टार्ट कहां से होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन से, या अगर कोई अदर रेगुलेटरी अप्रूवल था वो लेट आया तो बोर्ड रेजोल्यूशन और रेगुलेटरी अप्रूवल ये विच एवर इज लेट, वहां से 15 डेज के अंदर आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। ये अप्लाई करने की डेट है, ठीक है। Application seeking in principle approval for delisting of NCD or NCRPS shall be disposed of by the relevant stock exchange within a period not exceeding 15 working days from the date of receipt of such application that is complete in all respects, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के अंदर उनको ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अपना जो डिसीजन है वो उनको सुनाना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए भी 15 दिन है और स्टॉक एक्सचेंज के पास हाँ या ना बोलने के लिए भी 15 दिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको नोटिस देना होगा डीलिस्टिंग का, मतलब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा और आपको ऑल द डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर गलती से बोल दिया मैंने, डिबेंचर होल्डर मतलब जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, एनसीडी है तो एनसीडी होल्डर, एनसीआरपीएस है तो एनसीआरपीएस होल्डर, जो होल्डर्स हैं उनका आपको 100% अप्रूवल लेना होगा, 100% फ्रॉम ऑल। ध्यान देना वर्ड्स पे। लिस्टेड एंटिटी शैल सेंड नोटिस ऑफ डीलिस्टिंग to the holders of the NCD or NCRPS not later than 3 working days from the date of receipt of in principle approval। ख्याल में आ रहा है, टाइमलाइन ख्याल में आ रही है क्या? ठीक है। पहला आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन या अदर रेगुलेटर अप्रूवल, ठीक है, विच एवर इज लेटर। यहां से 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना है, ठीक है। फिर वो कंप्लीट एप्लीकेशन मिलने के फिर से 15 दिन के अंदर डिसीजन बताना है स्टॉक एक्सचेंज को, डिसीजन ऑफ एप्लीकेशन कि वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर इसके अप्रूवल मिलने के 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको नोटिस देना है, नोटिस ऑफ डीलिस्टिंग टू ऑल द होल्डर्स। क्लियर है क्या? सब एक के बाद एक है, ड्रॉ करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। तो मैंने सबको होल्डर्स को भेज दिया, नॉट लेटर देन 3 वर्किंग डेज। फिर है क्या क्या और अप्रूवल लेना है। पहला है होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। फिर आपको अगर डिबेंचर्स हैं, डेट है, एनसीडी है, तो डिबेंचर ट्रस्टी से भी एनओसी लेना होगा, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ एनसीडी। ध्यान दो, लिस्टेड एंटिटी शैल ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम ऑल, क्या लिखा है, ऑल द होल्डर्स ऑफ एनसीडी और एनसीआरपीएस विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, ठीक है। नोटिस के 15 डेज के अंदर अप्रूवल ऑफ ऑल, ठीक है। द लिस्टेड एंटिटी शैल आल्सो ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्टी इन केस ऑफ एनसीडी, ठीक है। एनसीडी है तो डिबेंचर ट्रस्टी से भी आपको एनओसी लेना होगा कि उनको भी डीलिस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर है कि अगर ये फेल हो गया, कब कब ये फेल होगा कि आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज ने दिया ही नहीं तो अब आगे बढ़ोगे ही नहीं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ही नहीं मिला तो बात ही खत्म हो गई, आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर या तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दिया, ऑल द होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दिया, तो इन सारे केसेस में क्या होगा, आपका डीलिस्टिंग का जो प्रपोजल है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग प्रपोजल।
Delisting proposal shall be deemed to have been filed under any of the following circumstances. Number 1, non-receipt of in principle approval from any of the stock exchange, or non-receipt of requisite approval from the holders of the NCD or NCRPS, or non-receipt of NOC from the debenture trustee in case of NCD. And in case of failure of delisting proposal, listed entity shall intimate the same to stock exchange within 1 working day from the event of failure. जब ये फेल होगा, जब भी आपको पता चल जाएगा कि आपका डीलिस्टिंग प्रपोजल फेल हो गया है, आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल का रिजेक्शन का लेटर मिल गया, या होल्डर्स का जो कम्युनिकेशन आपको मिल गया और आपको दिख रहा है कि ऑल द होल्डर्स ने हाँ नहीं बोला है, तो जब भी आपको पता चला कि ये फेल हो गया है, उसके 1 वर्किंग डे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बता देना है कि हमारा डीलिस्टिंग प्रपोजल फेल हो चुका है. ठीक है. और फिर है कि अगर सक्सेस हो गया, सब मिल गया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया, सबने हाँ भी बोल दिया, एनओसी भी मिल गया, सब हो गया, तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो है फाइनल एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज. Within 5 working days from the date of obtaining requisite approval from the holders of NCD or NCRPS, listed entity shall make a final application of delisting to the stock exchange in the form specified by such stock exchanges. Final application shall be disposed of by the stock exchange within 15 working days from the receipt of the application, complete in all respects. Upon disposal of final application, the NCD or NCRPS, as the case may be, shall be delisted from the stock exchange. और कुछ भी इसमें नहीं है, कोई एग्जिट और ये वो कुछ भी जो इक्विटी में लोचे हैं वो सारा यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया है. ठीक है. सिंपल हाँ या ना. हाँ है तो कर लो, हाँ है तो कर लो, ना है तो बता दो कि फेल हो गया, खत्म. कुछ और ज्यादा मगजमारी यहाँ पे है नहीं. ठीक है. तो टाइमलाइंस एक ड्रॉ कर लो. ठीक है. टाइमलाइंस ड्रॉ कर लो, देख लो. सबसे पहला क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अदर रेगुलेटरी अप्रूवल विच इज लेटर. वहां से 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस जहां से आपको डिलिस्ट होना है. फिर वहां से 15 डेज के अंदर डिसीजन बताना है स्टॉक एक्सचेंज को. फिर वहां से 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको सबको होल्डर्स को नोटिस देना है ऑफ डीलिस्टिंग, अप्रूवल मांगना है मतलब उनसे, और उसके 15 डेज के अंदर आपको सबका अप्रूवल मिल जाना चाहिए. और उसी के अंदर आपको एनसीडी है तो ट्रस्टी का भी अप्रूवल मिल जाना चाहिए. सबके लिए 15 वर्किंग डेज आपको दिया हुआ है. ठीक है. अप्रूवल मिल गया तो आगे बढ़ो. उसके जो आया था ना 5 वर्किंग डेज के अंदर फाइनल एप्लीकेशन कर दो. 5 वर्किंग डेज के अंदर फाइनल एप्लीकेशन फाइल कर दो टू स्टॉक एक्सचेंज. और इस फाइनल एप्लीकेशन के विदिन 15 डेज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को अपना डिसीजन सुनाना है. ठीक है. स्टॉक एक्सचेंज के बाद डिसीजन सुनाने के लिए 15 वर्किंग डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ फाइनल एप्लीकेशन. ठीक है. तो आप पढ़ते पढ़ते खुद ही बनाओ तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है. सिंपल है. एक के बाद एक सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं और उनका एक सीक्वेंशियल टाइम लिमिट्स हैं. क्लियर है क्या? तो काफी सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फिर इसी लाइंस पे डेट के केस में एक और गाइडलाइन ऐड हुआ है, लिस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इशुएंस ऑफ एनसीडी. अब इक्विटी में तो आपको पता ही है कि एक बार आप लिस्ट हो गए, आपने इक्विटी लिस्ट कर दिया, आईपीओ कर लिया, तो अब सारे सब्सिक्वेंट इश्यूज आपको लिस्ट करने ही हैं. और जो भी प्री आईपीओ शेयर्स होते हैं वो भी लिस्ट होते हैं. डेट में ऐसा नहीं होता. ठीक है. आपको पता ही नहीं होगा कि डेट में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. ध्यान दो. तो क्या रूल डाला है, 62A नोटिफाई किया है, इंसर्ट किया है, लिस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इशुएंसेस ऑफ एनसीडी. क्या बोला है पूरा, ये भी अच्छा है. ठीक है. हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अच्छे से पढ़ लो, ध्यान दो. नंबर 1, लिस्टेड एंटिटी हुज एनसीडी आर लिस्टेड shall lists all NCD proposed to be issued on or after 1/1/2024. 1/1/2024 के बाद 1/1/2024 ऑन और आफ्टर जो भी आप लिस्ट करोगे, ये डेट काई के लिए है, लिस्टिंग के लिए, कि इस डेट के बाद जो भी आपके एनसीडी लिस्ट होंगे. किसके एनसीडी? ऐसे कंपनी के एनसीडी जो ऑलरेडी एक बार लिस्टेड है. आप ऑलरेडी आपके एनसीडी लिस्ट कर चुके हो, अब ये आपका सब्सिक्वेंट एनसीडी का इशू है और वो 1/1/2024 या ऑन और ऑनवर्ड्स लिस्ट होने वाला है. मतलब उसके बाद लिस्टिंग की डेट है तो आपको वो लिस्ट करना मैंडेटरी है. ध्यान दो. प्रपोज टू बी इशूड लिखा है, सॉरी, इशूड की डेट है. प्रपोज टू बी इशूड ऑन और आफ्टर
1/1/2024, तो उसको लिस्ट कराना मैंडेटरी है, ठीक है, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. लिस्टेड एंटिटी हु सब्सिक्वेंट इश्यूज ऑफ अनलिस्टेड एनसीडी मेड ऑन और बिफोर, ध्यान दो, ऑन और बिफोर के जो कर लिए हैं ऑलरेडी, उसका क्या होगा, ऑन और बिफोर 31 December 2023 आर आउटस्टैंडिंग ऑन द सेट डेट मे लिस्ट सच सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है. एग्जिस्टिंग इश्यूज जो पहले ही इशू हो चुके हैं ऑन और आफ्टर 1/1/2024 में नहीं आ रहे क्योंकि वो बिफोर में है, वो भी आप चाहो तो वॉलेंट्रीली लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको वॉलेंट्री रखा गया है. लेकिन जो 1/1/2024 के बाद आप इशू कर रहे हो वो तो मैंडेटरीली लिस्ट करना है, ठीक है. लिस्टेड एंटिटी दैट प्रपोजेस टू लिस्ट NCD on the stock exchange on or after 1/1/2024 shall list all outstanding unlisted NCD. मतलब जो प्रपोज्ड है वो तो आपको लिस्ट करना ही है. पास्ट का कोई अनलिस्टेड होगा तो वो भी लिस्ट करना है, जो इक्विटी में होता ही है. इक्विटी में तो आईपीओ के वक्त ही आपको सारे प्री आईपीओ शेयर्स को लिस्ट करना होता है, ठीक है, वैसा इसमें नहीं होता. तो अब वो रूल लाया गया है, ठीक है, कि जो अब लिस्ट करेगा, a listed entity that proposes to list NCD on the stock exchange on or after 1/1/2024 shall list all the outstanding unlisted NCD previously issued on or after 1/1/2024 on the stock exchange within 3 months from the date of listing of NCD proposed to be listed. मतलब पुराने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है कि अभी वाला तो अभी के अभी लिस्ट कर लो, पुराने वाले भी जो अनलिस्टेड इश्यूज आपने कर रखे हैं, जो पहले लिस्ट कराना मैंडेटरी नहीं था, अब वो भी मैंडेटरी है और आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है. अभी जो आप लिस्टिंग कर रहे हो अभी के इशू की, उसके 3 मंथ्स के अंदर पुराने अनलिस्टेड वाले भी सबको लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. पास्ट वाले 3 मंथ्स पास्ट वाले इश्यूज के लिए है, पास्ट अनलिस्टेड एनसीडी. क्लियर है क्या? कहीं भी एनसीआरपीएस नहीं है, मिक्स मत करना, यहां लिख दो, ये सिर्फ एनसीडी के लिए है, इसमें एनसीआरपीएस नहीं है, ठीक है. आगे बढ़े तो ये पुराने के लिए 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया गया है. अब कौन कौन से एनसीडी को लिस्ट करना जरूरी नहीं है, एग्जम्पशन दिया गया है. शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी लिस्ट द फॉलोइंग सिक्योरिटीज. नंबर 1, जो बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट खुद इशू करती है 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, याद आ रहा है, RECL, नाबार्ड, ठीक है, कुछ बॉन्ड्स होते हैं ना जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो लैंड और बिल्डिंग ऑफ बोथ से आया है, विद इन 6 मंथ्स अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो एग्जम्पशन मिल जाता है. याद आ रहा है, 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो जो बॉन्ड्स RECL या नाबार्ड इशू करती है उसको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको माफ कर दिया गया है कि ये जो 54 EC के लिए जो बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, जो उसमें एलिजिबल होते हैं, जो परचेज किए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पशन, उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फिर है एनसीडी इशूड पर्सुएंट टू एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन. कि अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी के साथ आपने एग्रीमेंट करके उनको एनसीडी इशू किए थे, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ये वो अप्लाई गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है, उनको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, ठीक है. तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को 1-to-1 प्राइवेटली एग्रीमेंट करके आपने कुछ एनसीडी इशू किए थे, उनको लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फिर है कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल के बोलने पे आपने एनसीडी इशू किए थे, एनसीडी इशूड पर्सुएंट टू ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज स्टिपुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर लाइक बोर्ड, सेबी, आरबीआई, IRDA, PFRDA, ठीक है. कोई भी इंस्टीट्यूशन के बोलने पे आपने अगर बॉन्ड इशू किए थे, एनसीडी इशू किए थे, उनको भी लिस्ट कराने की जरूरत नहीं है. फिर है कि ये जो 3 ही क्लॉज है, 4 में 3 ही क्लॉज है, ये 3 बॉन्ड्स को या एनसीडी को लिस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है. फिर लिखा है द सिक्योरिटी इशूड बाय लिस्टेड एंटिटी अंडर क्लॉज 2 and 3 ऑफ सब रेगुलेशन 4, ऊपर ये वाला एग्रीमेंट एंड ऑर्डर, ये जो 2 है, इनको लॉक इन रखा जाएगा टिल द मैच्योरिटी. मतलब जिनको आपने इशू किए हैं वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वो लॉकड इन ही रहेंगे, उन्हीं को मैच्योरिटी तक उनको होल्ड करना होगा और वो इस पे चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई लोन वगैरह ले नहीं सकते, ठीक है. अनएनकम्बर्ड फॉर्म में ही इनको रखना पड़ेगा, उसको कहीं भी आप गिरवी रख के सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते. क्लियर है क्या? तो ये कंडीशन डाल दी गई है
ये एग्जम्पशन देने के एवज में, ठीक है, क्लियर है क्या? पर दो में ही है, एग्रीमेंट और ऑर्डर, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज में ही ये कंडीशन लागू होगी कि वो लॉक्ड इन रहेगी, जिसको भी आपने इशू किया वो बेच नहीं पाएगा और उस पर लोन भी नहीं ले पाएगा, उस पर कोई एनकम्बरेंस भी या चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर है लिस्टेड एंटिटी प्रपोजिंग टू इशू सिक्योरिटीज अंडर सब रेगुलेशन 4 शैल डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच एनसीडी आर लिस्टेड ऑल द की टर्म्स ऑफ सच, ठीक है, जो जो एग्जम्प्टेड है, ये जो जो लिस्ट कराना जरूरी नहीं है, इस कैटेगरी के अगर आप इशू करते हो तो इशू करोगे तो लिस्ट तो नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको बताना है। लिस्ट मत करो, क्लॉज सब रेगुलेशन 4 के हिसाब से लिस्ट मत करो, पर एटलीस्ट स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दो। क्या करना है? डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑल की टर्म्स ऑफ सच सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एम्बेडेड ऑप्शन, उसमें अगर आपने ऑप्शन ऐड किए हैं, एम्बेड किए हैं, उसमें अटैच किए हैं, सिक्योरिटी क्या ऑफर की है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, चार्जेस क्या है, कमीशंस क्या है, प्रीमियम क्या है, पीरियड कितना है, एंड अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स, की डिटेल्स आपको इशू के देना है। अगर आप सब रेगुलेशन 4 में इशू कर रहे हो तो लिस्ट मत करो, लेकिन एटलीस्ट की डिटेल्स को डिस्क्लोज करो स्टॉक एक्सचेंज को। क्लियर है क्या? ऐसे 6 सब रेगुलेशंस हैं। पहला कहता है ऑन और आफ्टर जो भी इशू होंगे वो लिस्ट होंगे। सेकेंड क्लॉज बोलता है पिछले वाले जो इशू हो चुके हैं वो आप वॉलेंटरीली चाहो तो लिस्ट करवा सकते हो। थर्ड बोलता है कि जो भी नए इशू आप लिस्ट करोगे, ऊपर सब रेगुलेशन 1 के हिसाब से जो भी इसमें आएगा, जो भी अब नए इशू 1124 के बाद लाएगा, उसको वो इशू तो लिस्ट करना ही है। पुराने कोई अनलिस्टेड वाले होंगे वो भी करना है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। फिर 4 बोलता है कि कौन कौन से बॉन्ड्स या एनसीडी को लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ, सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो होल्डर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर लॉक इन रहेगा और वो अनएनकम्बर्ड फॉर्म में ही रखने पड़ेंगे, उस पर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। और फिर 4 सब रेगुलेशन के तहत जो भी बॉन्ड इशू होंगे वो लिस्ट नहीं करने हैं, लेकिन उसकी जो की डिटेल्स हैं वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को बतानी है। सिंपल 6 क्लॉजेस इसके अंदर है, ठीक है। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से, एक एक पॉइंट का मतलब निकालो कि ये क्या बोलता है, ये पॉइंट काय के बारे में। एक एक पॉइंट का मतलब निकाल के अगर आप पढ़ोगे, समझोगे तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। पहले समझो फिर याद होगा, ठीक है। और ये अमेंडमेंट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि डेट डिलीट हो गई है और अब एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड लिखा गया है, मतलब वो फ्यूचर डेट में अब अप्लाई होगा। एज ऑन डेट उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे LODR के, ठीक है। अब इतना ही है, जून 24 के लिए इतना ही है। कुछ छोटे मोटे हैं, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जैसे ये दिया है देखो, अगस्त 10, 2023, बहुत ही छोटे मोटे ये हैं, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ के कर सकते हो, इस पर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। ये भी है स्टॉक ब्रोकर्स का जुलाई 24, 2023, ठीक है। कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, ये छोटे मोटी चीज़ें हैं और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। 2 ही है, तो ये आप पढ़ लो, ख़त्म करो उसको। म्यूचुअल फंड में भी आई थिंक 1-2 चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है। तो जो कंप्लेन रिड्रेसल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। LODR में भी ये बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं एक आध केस स्टडी तो मुझे लगता है बन सकती है। 2 क्वेश्चन मैं फ्रैंकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जून 24 में, एटलीस्ट अमेंडमेंट बेस्ड प्रॉपर 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मेरे हिसाब से बनने चाहिए, उस टाइप के अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो इतना कवर करके जाओ, ठीक है। 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, आप इतना कर लो। थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो आपको सेल्फ स्टडी से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।